ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 में नेक्स्ट चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बिहू। आनंद और समृद्धि का त्योहार माना जाता है। यह असम राज्य का एक विशेष त्योहार है और बड़े स्तर पर यह त्योहार का आयोजन किया जाता है। बड़ी धूमधाम से यह मनाया जाता है। कई महीनों पहले इस त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे कि होली, दीपावली त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं। तो बिहू त्योहार भी हमें आपसी प्रेम और मित्रता का भाव हमें सिखाता है। तो सभी त्योहारों का हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे कि होली और दीपावली त्योहार, हमें उनके मूल भाव को सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन आज ये दोनों सभी त्योहार क्या है, मनोरंजन के त्योहार बनकर रह गए हैं। जैसे जो होली त्योहार है, वह क्या है, भाईचारे का त्योहार माना जाता है, लेकिन यह मात्र हुड़दंग का त्योहार बनकर रह गया है। और दीपावली जो है वो प्रकाश का यानी प्रकाशोत्सव का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन यह मात्र यानी प्रकाश का त्योहार न रहकर यह मात्र पटाखों का या यानी पटाखों का ही त्योहार बनकर रह गया है। तो हमें सभी त्योहारों का मूल भाव सुरक्षित रखना चाहिए। उनकी पवित्रता को हमें अच्छे से उन त्योहारों को मनाना चाहिए, उनको पवित्र रखना चाहिए। तो बिहू असम राज्य में मनाया जाने वाला विशेष त्योहार है, जो हमें यही सीख देता है कि किस प्रकार से जो त्योहार होते हैं वो हमारे अंदर उत्साह पैदा कर देते हैं। और इतना बड़ा ये त्योहार होता है, फसलों के आगमन पर ही ये त्योहार मनाया जाता है। जैसे केरल में ओणम त्योहार फसल के आगमन पर मनाया जाता है, वैसे ही असम में बिहू का त्योहार मनाया जाता है। तो आइए जानिए इस त्योहार के आगमन पर क्या क्या तैयारियां शुरू हो जाती हैं। देखिए, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। समय नियोजन 3rd चैप्टर। पहले देखिए पठन से पूर्व। जीवन में समय का बहुत महत्व है। जिन्होंने समय के इस महत्व को समझा, उन्होंने अपने लक्ष्य में सफलता पाई। वे समाज में धनी मानी भी हुए और सम्राट भी यानी राजा भी बने। समय का सदुपयोग करने के लिए कार्य के अनुसार समय का विभाजन कर लेना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी आवश्यकता है कि इस निर्णय का पालन करने की। किसी बहाने से समय को टालना या आलस्य करना समय का दुरुपयोग करना है, यानी उसका दुरुपयोग करना है। यदि हम समय को किसी भी बहाने से हम समय को टाल रहे हैं या फिर आलस कर रहे हैं, यानी कि अपनी सफलता के रास्ते हम खुद ही बंद कर रहे हैं। अब पाठ परिचय देखिए। हम सब प्राय काम को टालने के लिए समय न होने का बहाना बना देते हैं। यह बात ठीक नहीं है। यदि करने वाले सभी कार्यों पर उचित विचार करके समय का उचित विभाजन कर लें, तो हमारे सभी कार्य सही समय पर संपन्न हो सकते हैं। यही समय नियोजन है। इस पाठ में समय नियोजन के विविध यानी विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। आइए हम इसे पढ़कर जानें और जीवन में इसका लाभ उठाएं। तो हमें एक समय सारणी बना लेनी है ताकि हम जीवन में सफल हो सके, क्योंकि कोई भी महापुरुष, कितने भी बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, उन्होंने सबने समय का नियोजन किया है, यानी एक समय सारणी बनाकर ही अपने जीवन में सफल हुए हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। हम अक्सर शिकायत क्या करते हैं, समय के अभाव की, समय न मिलने की। पत्र का उत्तर न दे सका समय भाव के कारण, यानी समय भाव होता है समय का अभाव के कारण, समय की कमी के कारण। देखिए समय भाव यानी समय की कमी के कारण मैं उत्तर नहीं दे सका। कसरत नहीं कर सकता समय न मिलने के कारण, और पढ़ लिख नहीं पाता समय की कमी के कारण। किंतु यदि हम सभी सही ढंग से आत्म विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती हैं। यदि हम सही ढंग से आत्म विश्लेषण कर लें, आत्म विश्लेषण होता है स्वयं का विश्लेषण करना। आत्म विश्लेषण मीन्स है स्वयं का विश्लेषण करना, या फिर अपने बारे में छानबीन करना, या फिर अपने ही बारे में जानना। यदि हम स्वयं ही अपने विषय में जान लें, अपना खुद का ही आत्म विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती हैं। हम अपनों को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें हम करते हैं। यह हमारा आलस्य है, जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। वस्तुतः यानी यह हमारा आलस्य तो होता है जो समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। दुहाई होता है अपने बचाव के लिए चिल्लाना। दुहाई मीन्स अपने बचाव के लिए चिल्लाना, यानी यह हमारा बहाना ही होता है, जो हम समय पर सब कुछ थोप देते हैं और समय के अभाव की हम दुहाई देने लग जाते हैं। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो व्यस्तताओं के बीच भी कामों को न कर सके, यानी बिजी होता हुआ भी कोई अपने काम न कर सके, ऐसा कोई इंसान है ही
नहीं, यदि वह मतलब कि करने के लिए, जिसे वह करने के लिए उतारू है, यानी जो काम उसने ठान लिया ना, ये हो ही नहीं सकता कि वो व्यस्त रहते हुए भी अपने कार्य न कर सके। जिसे करना वह अनिवार्य मानता है, वह उसे कर ही गुजरता है। आगे देखिए, नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे? भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था? दायित्व होता है कि उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां थी। देखिए, दायित्व होता है जिम्मेदारियां, यानी उनके ऊपर कितने कर्तव्य थे, कितनी ड्यूटियां थी, कितनी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि वो क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री भी थे। तो देखिए, होने के नाते उनका कितना दायित्व था। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बातें करने का मुझे सौभाग्य मिला। बताने लगे, नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थी, किंतु दूसरे दिन वे इन सभी को निपटा कर वापस भेज देते। यानी जिस दिन फाइलें जाती उसके अगले दिन ही वो सभी फाइलों को निपटा कर वापस भेज दिया करते थे। यहाँ तक कि बस चलता एक दिन की भी देरी न करते। यानी बस चलता तो क्या करते कि वो एक दिन की भी देरी न करते। जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से वो मुलाकात किया करते थे। यानी उनका बस चलता तो वो एक दिन की देरी भी नहीं करते। और देखिए, सोचिए कि दिन भर न जाने कितने आदमियों से वो मुलाकात किया करते थे। कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे। यानी कितनी गंभीर समस्याओं पर वो विचार विमर्श भी किया करते थे। कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में भी वो जाया करते थे। किंतु फिर भी वे व्यस्त जीवन में कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए निकाल लेते थे। फिर भी उनके पास समय होता था व्यायाम करने का और मनोरंजन का। तो देखिए, आगे गांधी जी के विषय में बताया गया है, उसका उदाहरण दिया गया कि वो कैसे अपने समय को यूज करते थे, कैसे उसका उपयोग करते थे। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती। दर्शनार्थी देखियो, दर्शन के लिए आए हुए लोग जो होते हैं, यानी उनके दर्शन के लिए जो लोग आए हुए लोग जो होते हैं, उनकी भीड़ तो उनके घर सदा ही लगी रहती। मुलाकातियों का भी, जो उनसे मुलाकात करते, आगे देखिए, उनका भी, मुलाकातियों का भी, देखिए बेटा, मुलाकातियों का भी तांता बंधा रहता। यानी मुलाकातियों का की भी उनके घर में भीड़ लगी रहती, तांता बंधा रहता। देश विदेश से अनेक पेचीदा मामले, एक सेकेंड, देश विदेश से अनेक पेचीदा मामले पर विचार विमर्श होता। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते। पेचीदा मामले होते हैं जटिल मामले, यानी कि कठिन मामले। देखिए, पेचीदा मीन्स जटिल मामले। विचार विनिमय होता है विचारों का लेन देन, यानी विचारों का जब हम लेन देन करते हैं तो अनेक जो जटिल मामले होते हैं उन पर विचार विमर्श होता। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेर फेर होता और न ही उनके प्रातः भ्रमण में ही बांधा आती थी। यानी इतने व्यस्त रहते हुए इतने जटिल मामलों पर विचार विमर्श करना, इतने दर्शनार्थियों से मिलते रहना, और फिर भी वो अपने समय में कोई हेर फेर नहीं करते थे। उनकी प्रार्थना का समय, जो सभा का जो समय था जब वो भगवान को याद करते थे, वो निश्चित था, और उनके प्रातः भ्रमण में भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वे अक्सर हाथ से ही लिखकर देते थे। आगे देखिए, गांधी और नेहरू दोनों का जो जीवन है वो प्रमाणित करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें तो फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी हम अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। यानी उन्हीं के अनुसार हम अपनी दृढ़ सोच बना लें, एक दृढ़ अपना समय सारणी बना लें, तो हमें भी पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सचेष्ट, यानी सतत होता लगातार, सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। यानी संचेत रहने का पड़ेगा और हमें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। तो गांधी जी और नेहरू जी दोनों ही बहुत ही प्रसिद्ध महापुरुष थे, जिन्होंने अपने समय का अच्छे से उपयोग किया, जीवन में सफल हुए। वैसे ही हमें भी गांधी और नेहरू के इस समय सारणी की तरह, उनकी समय सारणी की तरह अपना समय सारणी बनानी है। यानी जीवन में यदि इंसान ठान ले तो वह चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वह अपना कार्य फिर भी अच्छे से कर सकता है, समय पर
हमें आज की आदत कल पर नहीं टालनी चाहिए, क्योंकि गया समय कभी भी वापस नहीं आता और फिर हमें पछताने के सिवाय कुछ भी हमें नहीं मिलता। तो आज से हम अपना एक समय सारणी बनाएंगे, जैसे नेहरू और गांधी जी ने बनाई थी, और उस पर दृढ़ता से आचरण भी करेंगे ताकि हम जीवन में सफल हो सके। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो या आप विद्यार्थी जीवन में हो, तो आज से ही अपना एक नियम बनाए, एक समय सारणी बना लें और उसी के अनुरूप चलें। तो बेटा आगे हम कल करेंगे, देखते हैं आगे इस चैप्टर में क्या क्या हमें समय का उपयोग बताया गया है, क्या क्या हमें लाभ बताए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर को 2 टाइम अच्छे से रीड करोगे। धन्यवाद। तो बेटा ये चैप्टर समझ में आ गया कि समय हमारे लिए कितना अनमोल है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सबने समय का अनुपालन किया है, समय का अनुसरण करके ही वो महान व्यक्ति बने हैं। तो हमें भी अपने जीवन में महान बनना है, समय का अनुसरण करना है और महान बनने का प्रयास करना है। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।